नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स का जो 24 जुलाई को पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। मैथ के 20 प्रश्न आए थे और 20% अपन को मिल गए हैं, इसलिए आज मैं शिक्षण विद्या नहीं ले रहा हूँ। केवल जो गणित के 20 प्रश्न आए हैं उनका व्याख्या सहित सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जैसे ही मुझे प्रश्न मिले मैं सॉल्यूशन करवा दिया है। मैंने पीछे साइंस वगैरह का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, इनमें से कुछ डाटा में मिस्टेक थी, इस वजह से इतनी बार सॉल्यूशन नहीं करवा पाया। अब पूरा डाटा सहित जो प्रश्न मिले हैं इनका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। और फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये विद्यार्थियों की स्मृति पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का अगर डाटा में चेंज होता है या प्रश्न की भाषा में चेंज होता है तो प्रश्न चेंज हो सकता है। और गणित में आपको पता है एक अंक चेंज होने पर आंसर चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपके अनुसार प्रश्न में अगर डाटा चेंज है तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कुछ विद्यार्थी साइंस वाले में एक दो प्रश्नों में कह रहे थे, एक प्रश्न था उसमें कह रहे थे कि सर इस प्रकार नहीं लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो वो आप अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता है कि किस प्रकार का प्रश्न आया था, अगर प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि हमें तो जो विद्यार्थी बता रहे हैं वही सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसी के अनुसार सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था कि किसी पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में डूबा हुआ है और 3/5 भाग है वो पानी में डूबा हुआ है। तो शेष 5 मीटर पाइप है वो सतह से ऊपर है, तो पाइप की लंबाई ज्ञात करनी थी। मतलब भिन्न का प्रश्न था। अगर सही से अच्छे से देखा जाए तो ये भिन्न वाला प्रश्न था, भिन्न वाले टॉपिक से उठाया गया है। तो 3/10 भाग तो कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में, तो टोटल कितना हो गया 9/10 भाग। टोटल भाग होता है कितना है 1, तो 1 में से 9/10 भाग हटा दिया, 1/10 भाग कहाँ रह गया, वो है पाइप सतह से ऊपर है। मतलब जो 5 मीटर ये बता रहा है सतह से ऊपर है, वो 1/10 भाग बचा है। तो मतलब 1/10 भाग का मान 5 मीटर है, तो पूरे भाग की लंबाई क्या होगी, तो 10 × 5 = 50 मीटर। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे पाइप की लंबाई को अक्ष मान लो और इसको कर लो अक्ष का अक्ष गुणा 3x/10 और 3x + 5, इस प्रकार मान के आप इस पे अक्ष में से घटा के वैसे भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट मेथड यही है। एक प्रश्न आया था एक घन में विकर्णों की संख्या क्या होगी। इस प्रश्न पे थोड़ा सा विवाद बना हुआ है, विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर एक घन में विकर्णों की संख्या 4 ही होती है, लेकिन उस प्रश्न में 4 ऑप्शन में नहीं था। विद्यार्थियों का यह कहना है कि इस प्रश्न में 2 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन थे, 6 ऑप्शन थे, 10 ऑप्शन थे, इस प्रकार के ऑप्शन बता रहे थे कि 4 ऑप्शन में नहीं था। अगर 4 ऑप्शन में नहीं है तो यह प्रश्न डिलीट होगा, 100% डिलीट होगा, क्योंकि एक विकर्ण में 8 कोने होते हैं और 8 कोनों में 4 विकर्ण होते हैं। ये एक घन हो या चाहे एक घनाभ हो, केवल 4 ही विकर्ण होते हैं घन में। कुछ विद्यार्थी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की वजह से वो n-3 वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। तो मैं बता दूं आपको, वो केवल 2D में लागू होता है, 3D में लागू नहीं होता। वो जो विकर्णों की संख्या है वो 2D में ही लागू होगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें 4 ही होगी। अगर प्रश्न में ऑप्शन 4 नहीं है तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा, कोई आपको घबराने की बात नहीं है। एक प्रश्न आया था किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बराबर होता है, छोटा होता है, इस प्रकार का प्रश्न था। तो आपको पता होगा, ये सामान्य सी बात है। अगर हम त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो त्रिभुज में सबसे पहले यही आता है, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। तो इसमें सही आंसर होगा बड़ा होता है। एक प्रश्न आया था वृत्त की भुजा और वृत्त के विकर्ण का अनुपात। तो आपको पता होगा वृत्त की भुजा a है तो विकर्ण √2a। वैसे भी आप निकाल सकते थे, ये मान लो वृत्त है और ये भुजा a है, ये भी a है, तो ये विकर्ण क्या हो गया √a² + a² √2a², और a का स्क्वायर का √ हटेगा तो a आ जाएगा और √ आएगा 2a, तो √2a विकर्ण होता है। तो a से a कैंसिल, 1:√2, ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न आया था कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो 2 पासों पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता, ये प्रश्न आया था। तो आपको पता होगा, आपने अगर पासे वाला 2 पासों को में फेंकने पर जो परिणाम आते हैं उनके वो 36 की सारणी अगर देखिए तो उसमें 36 परिणाम होते हैं। और अगर आप 36 परिणाम अगर अच्छे से देखते हैं तो उसमें देखो अंकों का योग 2 आने की और 12 आने की प्रायिकता है, या 12 आने की जो स्थितियाँ हैं वो एक स्थिति बनती है। मतलब 1-1 ये अंकों का योग 2 आने की स्थिति है, जबकि 6-6 ये अंकों का योग 12 आने की स्थिति है। उसमें अगर आप अच्छे से इस प्रकार से, मैं कभी टाइम मिला तो मैं आपको वो टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, उस प्रकार की वो सारणी है। उसमें आप देखेंगे तो अंकों का योग 2 या 12 आने की स्थितियां हैं वो 1 है, और अंकों का योग 3 और 11, देखो पीछे से परिणाम कितने होंगे, अंकों का योग या तो 12 होगा या 2 होगा,
एक एक से शुरू होता है, 6 पर खत्म होता है। तो मतलब आप एक आगे से ले लो, एक पीछे से ले लो, इस प्रकार आप सारणी को याद रख सकते हैं। अंकों का 2 और 12 आने की एक स्थिति, 3 और 11 आने की 2 स्थिति, 4 और 10 आने की 3 स्थिति, 5 और 9 आने की 4 स्थिति, 6 और 8 आने की 5 स्थिति और 7 आने की 6 स्थितियाँ। तो मतलब 8 आने के अंकों का योग 8 आने की कितनी स्थितियाँ हैं? 5 स्थितियाँ, 5/36 ये इसकी प्रायिकता होगी। एक प्रश्न आया था, दो संख्याएं 16 और 25 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 बन जाए। तो देखो, एक तो इस प्रश्न को आप सामान्य से ऑप्शन से कर सकते थे, जल्दी होता। और अगर इस प्रकार के आपके अगर टाइम बच रहा है तो आप दोनों तरीकों से करके देख ले, क्योंकि प्रश्न में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। तो आप इसी में अगर 2 ऑप्शन उठाते हैं तो 16 + 2 18, 25 + 2 27, 2:3 आ रहा था। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो भी सामान्य सा प्रश्न था, 16 + x 25 + x, मतलब आप अक्ष संख्या जोड़ो जिससे अनुपात 2:3 हो जाए, 2/3 हो जाए। तो इसको वर्ग से गुणा कर दो, 16 48 + 3 × x 3x बराबर इधर 25 × 2 50 + 2 × x 2x। तो 3x में से 2x में गया x, 50 में 48 गए 2, आंसर आ गया 2। इस प्रकार आप कर सकते थे। एक प्रश्न आया था कि घनाभ है, उसका आयतन दिया हुआ है 440 घन सेंटीमीटर और उसके आधार का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई याद करनी थी। तो सीधा सा आपको फॉर्मूला पता होगा, आयतन है वो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। तो आयतन 440 है, आधार का क्षेत्रफल 88 है, ऊंचाई निकालनी थी, 88 का 440 में भाग दोगे 5 सेंटीमीटर आएगा। एक प्रश्न आया था, बेलन की ऊंचाई दी गई थी 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या पूछी हुई थी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πrh होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πrh + r होता है। तो यहाँ 2πrh बराबर 968, 2 × 22/7 × r का मान पूछा था, h का मान 11 दिया हुआ था, बराबर 968, r का मान आप निकालोगे तो 968 × 7/2 × 22 × 11, 22 का भाग 968 में 44 बार, 11 का भाग 44 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 7 × 2 14 सेंटीमीटर। सीधा आप निकाल सकते हैं इस प्रकार। एक प्रश्न आया था जो घात और घातांक वाले चैप्टर से आया था कि 1/2 की घात -2, 1/3 की घात -2, 1/4 की घात -2, इनका मान पूछा था। यह प्रश्न विद्यार्थी कह रहे थे सर कंफ्यूज करा था। सामान्य सा प्रश्न था, सबकी घातें सेम है तो गुणा कर दो अंदर। जैसे मान लो अगर 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है तो आप 6 की पावर 2 नहीं लिखते, इसी प्रकार करना था आपको। तो इनको सीधा अंदर गुणा कर दो और माइनस की पावर 2 लगा दो। तो 1/2 × 1/3 × 1/4 बराबर कितना हो गया? 1/24 हो गया की घात -2। अब घात को माइनस में है, आपको पता होगा अगर 1 की पावर -1 है तो आप 1/a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1/24 को 1/1/24 लिख सकते हैं, मतलब 24 ऊपर चला गया, 24 की घात +2 हो गई और 24 की घात 24 का स्कोर होता है 576। तो इस प्रकार आप कर सकते थे। एक प्रश्न आया था, दो संख्याओं का योग 15 है और उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग 3/10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो देखो a + b का मान 15 दिया हुआ था और 1/a + 1/b का मान 3/10 दिया हुआ था। इसको आप अगर ऑप्शन से करें तो आप ऑप्शन से कर सकते थे। अगर आप ऑप्शन से नहीं करें तो देखो b + a/ab, इसको सोल्व करोगे आप तो b + a/ab बराबर 3/10 और b + a का मान कितना है 15, तो 15/ab बराबर 3/10, ab बराबर 50, मतलब a + b का मान 15 और ab का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब इसमें आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको सीधा सा आप देखें a + b का मान 15 आ रहा है, ab का मान 50 आ रहा है, तो आप संख्याएं 10 और 5 लोगी, सीधी सी बात है। अगर ऐसा भी आप नहीं करना चाहिए और आप कह रहे हैं कि सर मैं ऐसे नहीं करना, मुझे तो पूरा तरीके से आप बताओ, तो मैं आपको बता देता हूँ। a + b का मान आ गया, ab का मान आ गया, इसे आप फॉर्मूला लगा लो, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला लगा लो। इससे क्या होगा, ab का मान आपके पास है तो 2ab का मान हो गया 100, a + b का होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 225 में से आप 100 घटा देना, इधर 125 बचेंगे, तो a² + b² का मान कितना आ गया 125। अब a² + b² का आपके पास मान आ गया तो आप a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो आपको a² + b² - 2ab, तो आपके पास 2ab का मान है, a² + b² का मान है, तो आप a - b का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, या मतलब a - b का मान आपके पास आ जाएगा। और अब आपको बताया a + b का मान 15 दिया हुआ है और a - b का मान आप निकालोगे और इनको आप सोल्व कर लेना, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a का मान आ जाएगा। सीधा सा प्रश्न कर सकते हैं। तो अगर लेंथ प्रश्न हो जाएगा, बाकी आपके पास टाइम है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रश्नों में। एक प्रश्न आया था, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता, ये हो गया आपके वापस रिपीट हो गया क्या?
कोई ना। नेक्स्ट, हाँ ये आपके 10 प्रश्न हो गए। हाँ 11वां प्रश्न, एक प्रश्न आया था जो वर्गमूल वाले चैप्टर से आया था। 176 प्लस अंडरूट में 176 लिखा हुआ था, प्लस अंडरूट में 2401 लिखा हुआ था। तो पहले तो आप 2401 का अंडरूट कर दो सीधा सा, और फिर 176 में जोड़ के आंसर कर दो। 2401 का अंडरूट कैसे करें? तो देखो मैंने आपको बताया था, एक मैंने वर्गमूल का चैप्टर भी पढ़ाया था यूट्यूब पर, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप अंतिम संख्या देख लो, अंतिम डिजिट 1 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 1 किस में आएगा? या तो 1 का वर्ग होगा, या तो इकाई का अंक 1 होगा तो ही वर्गमूल में 1 आएगा, या इकाई का अंक 9 है तो भी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 आएगा। मतलब 9 का स्कोर 81, 1 का स्कोर भी 1, तो इन दो स्थितियों में आ सकता है। तो 41 और गुण 50। अब आप सीधा कर सकते हैं, इसके अनेक तरीके हैं, लेकिन आप सीधा कर सकते हैं। इसके बीच की संख्या है जो 5 वाली है, उसका वर्ग देख लो। तो इसके बीच में क्या होता है? 45। तो 45 का वर्ग कैसे करते हैं आपको पता होगा? 45 का वर्ग करते हैं, 5 का स्कोर 25 और 4 को अगली संख्या से गुणा कर दो, 4 गुणा 5 20, मतलब 2025। तो ये 2025 बीच की संख्या है। अब बताओ 2401 2025 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, इसका मतलब 49। तो अंदर क्या आया? 49 को 176 से ऐड करेंगे 225 का अंडरूट आएगा 15। इसका आंसर होगा 15। एक प्रश्न आया था 27 की घात 2 अक्स माइनस 1 बराबर 243 की घात 3, तो अक्स का मान। ये भी विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, मैंने कमेंट में इनका आंसर दे दिया था रात को। आप सीधा ऐसा कर सकते हैं, 27 होता है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 की घात 2 की पावर x माइनस 1, 2 x माइनस 1, और इधर 243 का मतलब 3 की घात 5, मतलब 3 की घात 3 का मान 27, 27 30 81, 81 3 243, तो 3 की पावर 5 और उसकी घात 3। तो इधर तो हो गया 3 की घात 15, घातें आपको पता है गुणा हो जाएगी। इधर 3 की पावर 6x माइनस 3। तो अब देखो घातें समान है, जो आधार समान है तो घातें भी क्या होगी? समान होगी। तो 6x माइनस 3 बराबर 15, 6x बराबर 15 प्लस 3 18, और अक्स का मान आ गया 3। इस प्रकार आप अक्स का मान निकाल सकते हैं। एक प्रश्न साधारण ब्याज से आया था कि 600 रुपये का 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है तथा 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज का जो योग है वो 180 रुपये, मतलब वही 600 रुपये उनका 2 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का ब्याज है, उनका योग 180 है, मतलब 6 वर्ष का ब्याज है। सिंपल सा प्रश्न था, 600 रुपये का 6 वर्ष का ब्याज और रेट आर है तो 180 आ रहा है, तो रेट निकालनी थी, रेट आएगी 5%। एक प्रश्न आया था, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सीधा कर सकते हैं। मान लो अगर पहले क्षेत्रफल 100 था और उसमें 50% की भुजा गुण में और वर्ग की भुजाओं में दोनों में वृद्धि होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो 150/100 गुणा 150/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 हो गया, 15 गुणा 15 225, मतलब 100 से 225 हो रहा है, मतलब 125% की वृद्धि होगी। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100, 50 100 हो गए, 5 25, 125%। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा जो शेषफल प्रमेय होती है वो यही कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक प्रश्न आया था कि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं व चारों कोण बराबर हो, तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है वृक्क। ये सिंपल से प्रश्न है, और मुझे नहीं लगता कि जो 3 पेपर हुए हैं लेवल 2 के उनमें किसी में भी गणित का कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो विवाद में हो, या गणित का कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो इतना हार्ड तरीके से दिया गया हो, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है। सामान्य प्रश्न आए हैं, एनसीईआरटी में बहुत सामान्य प्रश्न है और वही से प्रश्न उठाए गए हैं। एक प्रश्न आया था, किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, ये 8th क्लास में प्रतिशत वाले चैप्टर से उठाया गया है। प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करो। तो आपको पता होगा 5000 है, एक प्रत्येक वर्ष में 10% कमी, मतलब 90/100 गुणा 90/100, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 गए, ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, 9 नहीं 81, 81 को 5 से गुणा करेंगे 405, 1 0 लग गया 4050। इससे आप कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था, द्वितीय आंकड़ों का स्रोत नहीं है, मतलब कौन सा स्रोत ऐसा नहीं है जो द्वितीय आंकड़ों का है। ये मैंने आपको जो सांख्यिकी वाला चैप्टर की PDF उपलब्ध कराई थी टेलीग्राम पर, उसमें से आया है। सरकारी प्रतिवेदन है, ये द्वितीय आंकड़े हैं। इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े हैं, ये है। पत्रिकाएं हैं, वो द्वितीय आंकड़े हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से या सरकारी संस्थानों से जो प्राप्त आंकड़े हैं वो द्वितीय आंकड़े होते हैं। जबकि जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया गया सर्वे है, या जो प्रगणक द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर या घर घर जाकर जो भरवाई जाती है प्रश्नावलियाँ, वो सभी आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो सही आंसर हो गया डी। एक प्रश्न आया था कि समकों को खानों में और पंक्तियों में क्रमबद्ध करने की व्यवस्था, तो ये कहलाती सारणियन। जो हम बंटन बनाते हैं, सारणियन बनाते हैं, वो बोलते हैं। जो 20 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 20 प्रश्न आए थे, बाकी शिक्षण विधियों के प्रश्न थे
सामान्य सामान्य प्रश्न थे। प्रश्न आया था आवर्ती बहुभुज और बारंबारता बहुभुज के अवलोकन से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो आवर्ती बहुभुज को ही बारंबारता बहुभुज कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। दूसरी बात, बारंबारता बहुभुज बनता किससे, तो ये आयतालेख से बनता है, और आयतालेख से बहुलक की गणना की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो गया बहुलक की गणना। ये थे आपके 20 प्रश्न, शिक्षण वीडियो में मैंने शामिल नहीं किए, इनकी ऑथेंटिक है, मैंने खुद ने मिलाए हैं और खुद ने किए हैं ये प्रश्न, मैंने किसी बुक से देखने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य सामान्य प्रश्न है। अगर आपने थोड़ी बहुत गलती की है तो आप देख लेना कौन सा प्रश्न आपका सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। बाकी इसकी टेलीग्राम पर चैनल पर मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, टारगेट विद एमएस पे। बाकी मैंने और बाकी पीडीएफ है जो साइंस वगैरह के है वो उपलब्ध करवा दिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।